Hello everyone, this is your revision video for half yearly exam. So today we will start with political and social life. I will give you some important topics. So learn only these topics. Okay, मैं आपको कुछ important topics दे रही हूँ हर chapter में से. आपको सिर्फ वही learn करना है. आपको whole syllabus learn करने की need नहीं है. Okay. So our first topic is key features of Indian Constitution. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो क्यों बनाया गया है और उसके की फीचर्स क्या क्या हैं. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था तो उसे बहुत ज़्यादा केयर से और सोच समझ कर बनाया गया था. वो क्यों बनाया गया था? क्योंकि जो हमारी कंट्री है इंडिया वो एक डाइवर्स कंट्री है. यहाँ पे बहुत सारे तरह तरह के रिलीजन वाले लोग रहते हैं, जिनके कल्चर्स डिफरेंट होते हैं, जिनकी कम्युनिटीज़ डिफरेंट होती है, जिनकी सोच डिफरेंट होती है. तो उन सबको मेंटेन करने के लिए जो हमारी सोसाइटी में सोशल एविल्स हैं, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव किया जाता है, इनजस्टिस है, अन्याय होता है, तो उन सब को हटाने के लिए एक यूनिटी वाली फीलिंग लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया सोचा गया था और वो कॉन्स्टिट्यूशन उसी हिसाब से बनाया गया है. तो पहले हम कुछ की फीचर्स देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. फर्स्ट वन इज़ फेडरलिज्म. ओके, आप ये की फीचर्स के नेम और हमें जो समझा रही हूँ उसे अच्छे से समझ लीजिएगा और इनके नेम याद रखिएगा कि कितने की फीचर्स हैं और कौन कौन से हैं. ओके, सो फर्स्ट वन इज़ फेडरलिज्म. जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते हैं तो क्या होता है, नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक होती है, तो वो अलग अलग लेवल पे उन्हें डिवाइड किया जाता है ताकि वो अच्छे से प्रॉपर और एफिशिएंट फंक्शनिंग हो सके उसकी. वैसे ही गवर्नमेंट को भी अच्छे से चलाने के लिए उसे भी डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया गया है. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स आवर गवर्नमेंट 3 टायर स्ट्रक्चर. कैसा स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का? 3 टायर. ओके, जिसमें गवर्नमेंट सेंटर में होती है, स्टेट और विलेज लेवल. ठीक है, 3 लेवल कौन कौन से हो गए? एक हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट, अनदर वन इज स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड वन इज विलेज लेवल गवर्नमेंट. ओके, ये 3 टायर स्ट्रक्चर हो गया. This is done to ensure that decision making for a vast country like India does not only lie in the hand of central government but in the hand of a smaller units that understand and can solve the reasons better. तो ये इसलिए बनाया गया है, ये इंश्योर किया गया है कि जो डिसीजन लिया गया है, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है, बड़ी है, तो वो पूरी कंट्री सिर्फ किसी एक के हैंड में ना जाते हुए उसको अलग अलग लेवल पर डिवाइड किया है. तो सब अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट वर्क करती है. जो स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती राज होता है वो उसका काम क्या होता है कि उसका मेजर एंड बेसिक फंक्शनिंग एंड डिसीजन मेकिंग इन देयर रीजन्स. जो उनका रीज़न होता है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट तो जो अपने खुद की स्टेट होती है, जैसे हमारी स्टेट है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट होगी वो मध्य प्रदेश के लिए काम करेगी. राजस्थान की गवर्नमेंट होगी तो वो राजस्थान के लिए काम करेगी. तो स्टेट गवर्नमेंट का वर्क होता है कि वो अपनी स्टेट को अच्छे से फंक्शनिंग कर सके, अच्छे से वहाँ के डिसीशंस ले सके और वहाँ का सिटीज़न का ध्यान रखे, उन्हें प्रोटेक्ट करें. जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर पूरी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, होल कंट्री की. ओके, फिर नेक्स्ट फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. किस टाइप की गवर्नमेंट होती है हमारे इंडिया में? पार्लियामेंट्री फॉर्म. इंडिया हैज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज स्टेटेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन. Constituent Assembly that drafted our constitution considered Indian citizens above the age of 18 years as responsible and wise enough to vote and elect their own representative for the government. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कौन चूज़ करता है? सिटीजन्स, जिनकी एज 18 ईयर्स से अबव होती है, मीन्स 18 साल से ऊपर जिनकी एज होती है, वो लोग गवर्नमेंट चूज़ करते हैं, उन्हें इलेक्ट करते हैं. ठीक है, ये होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. To make sure that social level such discrimination of caste system does not hamper this system. और यह भी श्योर किया जाता है कि जो सोशल लेवल से डिस्क्रिमिनेशन है कास्ट सिस्टम में, ये कोई भी इस सिस्टम को इफ़ेक्ट ना कर सके. जो वोटिंग होती है वो एक सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती है. सीक्रेट बैलेट में एक स्पेशल रूम बनाया जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मशीन रखी रहती है, उसके थ्रू वोटिंग होती है और वहाँ किसी को और को जाना अलाउ नहीं होता, सिर्फ जो वोट दे रहा है वही जा सकता है. तो एक सीक्रेट रूम होता है. जो सारे सिटीजन्स होते हैं उनके कास्ट और रिलीजन ना देखते हुए सभी को इलेक्शन में स्टैंड होने का
राइट होता है कि कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, उसके कास्ट या उसका रिलीजन नहीं देखा जाता है। यही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का बेसिस होता है। सो द इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वेयर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कम टुगेदर टू एंश्योर इफेक्टिव गवर्नेंस इन इंडिया। सो जो इलेक्टेड पीपल होते हैं, जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, दोनों मिलके पार्लियामेंट बनाते हैं इंडिया का, जहाँ पर बहुत सारी अलग अलग तरह की पॉलिटिकल पार्टीज होती है। नाम सुने ना पॉलिटिकल पार्टीज के, बीजेपी हुआ, कांग्रेस हुआ, आम आदमी पार्टी हुआ, ऐसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो कि इलेक्शंस में खड़े होते हैं। फिर थर्ड फीचर है सेपरेशन ऑफ पावर्स। जो पावर होती है उसे सेपरेट किया गया है। सी गवर्निंग अ वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया इज नॉट एन ईजी टास्क। ठीक है, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है तो उसे कोई एक अकेला तो गवर्न कर नहीं सकता है, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सो इसीलिए जो पावर होती है वो किसी एक के हैंड में ना देते हुए और उस पावर का कोई मिसयूज़ ना करे, उसे बचाते हुए उसे अलग अलग डिवाइड किया गया है पावर्स को। कैसे? आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट पावर ऑफ गवर्नेंस इनटू 3 ऑर्गन्स। ठीक है, इसे भी जो गवर्नेंस की पावर होती है उसे भी 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया गया है। एक ऑर्गन होता है लेजिस्लेचर, अनदर वन इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर जो ऑर्गन होता है उसका काम होता है कि जो लॉज होते हैं उन्हें बनाना। ठीक है, जो कानून बनते हैं हमारे देश में, जो बिल्स बनाए जाते हैं, वो कहाँ पर बनते हैं? लेजिस्लेचर में। ठीक है, फिर जो सेकंड ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव, उसका काम होता है कि जो लॉज बनाए गए हैं उन्हें एग्जीक्यूट करना, उन्हें आगे बढ़ाना। और थर्ड जो जुडिशरी है वो ऑर्गन किससे रिलेटेड होता है? कोर्ट से। कोर्ट ने नाम सुना है ना, कोई भी केस होता है तो कोर्ट में उसे जाके सॉल्व आउट करते हैं। तो जो जुडिशरी वाला ऑर्गन होता है वो उससे रिलेटेड होता है कि अगर किसी को भी कोई केस फाइल करना है, किसी के अगर ह्यूमन राइट जो राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स, अगर वो हर्ट हो रहे, वायलेट हो रहे हैं, या किसी को क्रिमिनल केस आया है, तो वो कहाँ पर जाते हैं? कोर्ट में, वहाँ पर उनका डिसीजन होता है। ओके, तो ये 3 ऑर्गन्स हो गए जहाँ पे गवर्नेंस की पावर को डिवाइड किया गया है। अब फोर्थ फीचर हो गया फंडामेंटल राइट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया गया था तो किसके लिए बनाया गया था? कि वो हर सिटीज़न, जो कंट्री का एवरेज सिटीज़न है, उनकी वेलफेयर और उनकी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। क्योंकि जो ब्रिटिश राज था वो कम से कम 100 सालों तक चला इंडिया में। उससे पहले भी बहुत सारे सोशल एविल्स थे हमारी सोसाइटी में, जैसे कि कास्ट सिस्टम था, डिस्क्रिमिनेशन था, ये सब हमारी सोसाइटी में थे जब ब्रिटिश राज नहीं आया था, उससे पहले। सो ये हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हर सिटीज़न को इक्वल राइट्स मिले, उन्हें इक्वलिटी मिले, इसलिए कुछ राइट्स बनाए गए हैं जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये राइट्स सभी सिटीज़न के लिए होते हैं, कोई भी इनका मिसयूज़ नहीं कर सकता है। सो कौन कौन से राइट्स है? अभी राइट्स के नेम भी आप लर्न करिएगा और कितने राइट्स है वो भी लर्न करिएगा। ओके, 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ राइट टू इक्वालिटी, सेकंड राइट टू फ्रीडम, थर्ड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फोर्थ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फिफ्थ एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, एंड लास्ट वन इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ओके, 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ राइट टू इक्वालिटी, कि हर सिटीज़न को, कंट्री के अंदर जितने भी सिटीज़न है, सबको कानून की नज़रों में इक्वल समझा जाएगा और उन्हें प्रोटेक्शन दी जाएगी। ये जो राइट बनाया गया है ये सभी सिटीज़न को प्रिवेंट करता है कि किसी के भी अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, चाहे वो जेंडर बेसिस हो, कास्ट बेसिस हो या रिलीजन बेसिस हो। ठीक है, उसका कोई भी जेंडर हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई सी भी कास्ट हो, उनकी कोई सी भी रिलीजन हो, किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिया जाएगा, सभी को इक्वल देखा जाएगा। सेकेंड है राइट टू फ्रीडम। एवरी सिटीज़न को फ्रीडम है कि वो लोग फ्रीली बोल सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। दे आर फ्री टू मूव एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। वो लोग फ्री हैं कि वो कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी कंट्री में जाके रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं वो इंडियन सिटीज़न है तो वो इंडिया में ही रहेंगे, वो पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में जाकर रह सकते हैं, ये उन्हें फ्रीडम दी गई है।
दे आर फ्री टू फॉर्म एसोसिएशंस, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और बिजनेस। वो किसी भी टाइप का प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं, वो कोई सा भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई से भी वो एसोसिएशन बना सकते हैं। ये सारी फ्रीडम सभी सिटीजन को दी गई है। फिर थर्ड है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन मीन्स कोई भी किसी भी रिलीजन का हो, उसे फ्रीडम दी गई है कि वो किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदू हैं तो आप जैन रिलीजन को नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं, या आप मुस्लिम हैं तो आप हिंदू नहीं बन सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम दी है कि आप अपने कोई से भी धर्म को अपना सकते हैं और उसे फॉलो कर सकते हैं। फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स को प्रिवेंट करने के लिए जो एविल प्रैक्टिसेस होती है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, जैसे प्रताड़ित किया जाता है, चाइल्ड लेबर है। बहुत सारी जगहों पर देखा होगा छोटे छोटे बच्चे भी काम करते, मजदूरी करते हैं, तो वो चाइल्ड लेबर हुआ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुआ, बच्चों को किडनैप किया जाता है, उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है। इस टाइप की बहुत सारी एविल प्रैक्टिसेस होती है सोसाइटी में। अगर किसी का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उसे भी राइट है कि वो जाकर उसे भी राइट दिया गया है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसे प्रिवेंट करेंगे। फिर नेक्स्ट है एजुकेशनल कल्चरल राइट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी राइट दिया है कि सभी सिटीज़न को राइट दिया गया है कि वो लोग किसी भी इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन ले सकते हैं। एवरी चाइल्ड हैज़ राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। सभी चिल्ड्रन को राइट दिया गया है कि वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी गई है। उनके जो जेंडर और सोशल स्टेटस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई किसी का सोशल स्टेटस लो है तो वो हाई इंस्टीट्यूशन में जाके नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी को फ्रीडम है कि सभी किसी भी इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन ले सकते हैं। एंड लास्ट वन इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में ये बताया गया है कि सभी सिटीज़न को राइट दिया गया है कि अगर किसी का भी इन सब में से, ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़े हैं, इनमें से कोई भी राइट अगर वॉयलेट हो रहा है तो वो जाकर कोर्ट में केस लड़ सकते हैं, वहाँ पर अपना केस फाइल कर सकते हैं। एवरी सिंगल सिटीज़न इज़ एंटाइटल्ड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इंडिया के हर सिटीज़न को ये राइट है कि वो कोर्ट जा सकते हैं। ओके, और ये लास्ट है हमारा की फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, सेक्युलरिज्म। अवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रमोट और प्रोपोगेट एनी वन पर्टिकुलर रिलीजन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है। कॉन्स्टिट्यूशन की नज़रों में हर रिलीजन इक्वल होता है, इसलिए हमारी कंट्री जो वो सेक्युलर कंट्री है, जो कि हर रिलीजन को रिस्पेक्ट देती है और फ्रीडम देती है सिटीजन्स को कि वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपना रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। ओके, ये होता है सेक्युलरिज्म का मीनिंग। सेक्युलरिज्म को हम नेक्स्ट चैप्टर में और पढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ये की फीचर्स आप एक बार देख लीजिए। फर्स्ट फेडरलिज्म, सेकंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड सेपरेशन ऑफ पावर, फोर्थ वन इज फंडामेंटल राइट्स एंड फिफ्थ वन इज सेक्युलरिज्म। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मीन्स क्या होता है कि सभी को फ्रीडम है कि वो अपने रिलीजियस बिलीफ के अकॉर्डिंग जी सके, वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। Democratic governments that are dominant in world scenario believe that freedom to follow one's own religion gives equal rights and justice to its citizen. अब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो डोमिनेंट होती है वर्ल्ड में, ठीक है। पूरी कंट्री को कौन गवर्न करना है? गवर्नमेंट ही गवर्न कर रही है ना। तो सबसे ऊपर कौन हो? सुप्रीम पावर किसके हैंड में है? गवर्नमेंट के हैंड में है। सो उन्होंने फ्रीडम दी है कि कोई भी अपने एक रिलीजन को फॉलो कर सकता है, सभी को इक्वल राइट्स और जस्टिस दिए गए हैं। Most of the world societies believe that secularism also leads to the economic development of a country. Secular country does not have any official religion and they stay away from making laws that are influenced by religion. जो सेक्युलर कंट्री होती है वो किसी भी एक ऑफिशियल रिलीजन को नहीं अडॉप्ट करती है, वो सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देती है, वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करती है और ऐसे कोई लॉज भी नहीं बनाती है जिसकी वजह से किसी के रिलीजन इन्फ्लुएंस हो। ठीक है, अब सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, रिलीजन और स्टेट को सेपरेट करना क्यों ज़रूरी होता है? यहाँ पर स्टेट का मतलब गवर्नमेंट है, ठीक है। ये स्टेट राज्य वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात वाला स्टेट नहीं है। यहाँ पर स्टेट का मतलब गवर्नमेंट है। इट इज़ अ पॉलिटिकल टर्म दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय इंडिपेंडेंट पीपल ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी, ठीक है।
So a state here is used as a political term that is represented by independent people occupying a definite territory. Country has innumerable people that follow different religion. हमारी कंट्री में इनन्यूमरेबल पीपल है जिनके रिलीजन्स डिफरेंट डिफरेंट होती हैं. सो अगर हमारी जो गवर्नमेंट है किसी वो एक रिलीजन को सपोर्ट करेगी तो वो रिलीजन डोमिनेंट हो जाएगी और अदर जो रिलीजन्स होंगी वो लोग इफेक्ट होगी. इसलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जो गवर्नमेंट है वो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करती है. वो सभी को इक्वल रिस्पेक्ट देती है और सभी को इक्वल समझती है. जैसे कि मिडिवल एज में क्या था, जो क्रिश्चियनिटी थी वो यूरोप में अडॉप्ट की गई थी. मीन्स वो एक डोमिनेंट हो गई. कौन सा रिलीजन डोमिनेंट हो गया? क्रिश्चियन वाला. सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था. ये इम्पॉर्टेंट बन गए थे कि चर्च को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि ये फेथ इन द सिटी ऑफ जेरूसलम. किंग एंड लॉज ऑफ चर्च कैम इन टू कॉन्फ्लिक्ट मैनी टाइम्स. जो किंग थे और जो चर्च के लॉज थे उनके बीच में बहुत बार कॉन्फ्लिक्शंस भी हो जाते थे. अरब्स टू कंट्रोल ऑफ जेरूसलम. अब अर्ली मिडिल एजेस में क्या हुआ, जो अरब्स थे उन लोगों ने जेरूसलम के ऊपर कंट्रोल कर लिया और उन्होंने मुस्लिम्स की होली सिटी बना दी उसे, जो कि पहले क्रिश्चियंस की थी. मतलब तीनों की हो गई, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड ज्यूज़ की. सो इट वॉज डिक्लेयर्ड बाय अरब्स दैट जेरूसलम वॉज नो लॉन्गर अ रिलीजन सेंटर फॉर क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म. और अब अरब्स ने डिक्लेयर कर दिया कि जो जेरूसलम है वो सिर्फ मुस्लिम्स की ही होली सिटी रहेगी. अब वहाँ पर क्रिश्चियनिटी की और जुडाइज्म की कोई ज़रूरत नहीं है. चर्च had डिसाइडेड टू एक्ट फीलिंग दैट इट वॉज इट्स ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इट्स होली सिटी. अब चर्च ने डिसाइड किया कि अब ये तो उनकी ड्यूटी बन गई कि उन्हें अपनी होली सिटी को प्रोटेक्ट करना है. सो इस वजह से रिलीजियस वॉर होना स्टार्ट हो गई यूरोप के और अरब के बीच में. दिस क्रूसेड्स कंटिन्यूड फ्रॉम 11th to 15th सेंचुरी. अब 11th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक ये रिलीजियस वॉर कंटिन्यू रही. इस वॉर में क्रिश्चियंस, मुस्लिम सब मिला के 1.7 मिलियन पीपल किल्ड हो गए. कॉज ऑफ दिस ह्यूज डिवास्टेशन वॉज रिलीजन एंड स्टेट लॉस. अब इतना बड़ा जो डिवास्टेशन हुआ ये किसके बेसिस पे हुआ? रिलीजन के बेसिस पे हुआ, क्योंकि वो धर्म की लड़ाई हो गई. इसीलिए कोई भी हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करती है, नहीं तो फिर ये रिलीजियस वॉर होती है. इन डेमोक्रेसी इफ देयर इज रिलीजियस इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट इट वायलेट्स द राइट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस. अगर किसी रिलीजियस मैटर है उसमें अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी तो फिर वो क्या हो जाता है, जो राइट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस दिया गया है वो वायलेट होता है. मीन्स फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी रिलीजियस मैटर्स में. इसलिए डेमोक्रेटिक कंट्रीज शुड बी सेक्युलर एंड ऑल कम्युनिटीज शुड बी फ्री टू प्रोफेस देयर रिलीजन. इसलिए जो हमारी कंट्री है वो सेक्युलर कंट्री है और सभी कम्युनिटीज़ को फ्री किया गया है कि वो अपने रिलीजन को एक्सेप्ट करें, उसे प्रमोट उसे अपनाएं. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन पार्लियामेंट. अभी हमारा जो पार्लियामेंट बना है, पार्लियामेंट को हिंदी में क्या कहते हैं हम? संसद. ठीक है. उसमें क्या होते हैं, 3 चीज़ों से वो बना होता है. 2 तो हाउस होते हैं उसमें, एक अपर हाउस, लोअर हाउस. जो लोअर हाउस होता है वो होता है लोकसभा, अपर हाउस होता है राज्यसभा और एक और उसमें होते हैं द प्रेसिडेंट. ठीक है. अब लोकसभा का हेड कौन होता है? स्पीकर, चेयर्ड बाय स्पीकर. और उसमें 2 पार्टी होती है. एक होती है रूलिंग पार्टी, मीन्स जिसकी गवर्नमेंट बनती है वो होती है रूलिंग पार्टी, और उसके अलावा जो पार्टी होती है वो होती है ऑपोजिशन पार्टी. राज्यसभा का हेड कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चेयर्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड होते हैं राज्यसभा के. इसमें भी 2 हो गए. एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो MLAs होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो इलेक्ट करते हैं. और एक होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो जो इंडिया के प्रेसिडेंट होते हैं वो उन्हें नॉमिनेट करते हैं. ठीक है. सो जो इंडियन पार्लियामेंट होती है वो लॉ मेकिंग बॉडी होती है, जिसे हम लेजिस्लेचर भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि जो लॉज बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं वो कहाँ बनते हैं? पार्लियामेंट में बनते हैं. इसलिए इसे लेजिस्लेचर भी कहा जाता है. ये आप ग्राफिक जो बताया हुआ है ये अच्छे से देख लीजिएगा. सो हमारी पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया.
सो पार्लियामेंट क्या है? बाय कैमरल लेजिस्लेचर है। क्या है पार्लियामेंट? बाय कैमरल लेजिस्लेचर। क्यों? क्योंकि इसमें 2 हाउस होती है, इसलिए बाय कैमरल कहा गया है। इन पार्लियामेंट राज्यसभा इज कॉल्ड अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसे अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है राज्यसभा को। और लोकसभा को कहा जाता है लोअर हाउस और हाउस ऑफ पीपल। ठीक है। जितने भी सेशन होते हैं लोकसभा में उसे कौन प्रिसाइड करता है? स्पीकर। मीन्स उसका हेड कौन हो गया? लोकसभा का स्पीकर ऑफ द हाउस इज कन्वेंशनली इलेक्टेड फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। उस स्पीकर को कौन इलेक्ट करता है? जिसकी रूलिंग पार्टी होती है, मीन्स जिस पार्टी जीत जाती है, जिसकी गवर्नमेंट बनती है, वो लोग इलेक्ट करते हैं अपना स्पीकर। और जो राज्यसभा होती है उसके मेंबर्स किसके थ्रू इलेक्ट होते हैं? एमएलएस के थ्रू, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के। जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारी कंट्री के, वो नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स को राज्यसभा में। जो मीटिंग होती है राज्यसभा की, वो कौन प्रिसाइड करता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज रिप्रेजेंट पीपल इन वन वे और द अदर। दोनों ही जो मेंबर्स होते हैं हाउसेज के, अपर हाउस के, लोअर हाउस के, दोनों ही पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स जो इंडियन सिटीजन्स है उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। जो राज्यसभा होती है वो स्टेट के रिप्रेजेंटेशन होती है, और जो लोकसभा होती है वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है पीपल की, क्योंकि हम लोग चुनते हैं। जो लोकसभा के मेंबर बनते हैं उन्हें हम लोग चुनते हैं। मीन्स जिनकी एज 18 ईयर्स से ज़्यादा होती है, जनता उन्हें चुनती है, तो वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा पीपल के। और जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो स्टेट के जितने भी एमएलएज बनेंगे, जैसे कि हमारे स्टेट है एमपी, अब एमपी के अंदर जितने भी एमएलएज जीते, जिनकी रूलिंग पार्टी हुई, वो लोग फिर राज्यसभा का मेंबर चुनते हैं, इसलिए वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसको हम और डिटेल में पढ़ते हैं। रोल ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का क्या रोल होता है? जो लोकसभा पीपल होते हैं वो इलेक्ट डायरेक्टली किससे होते हैं? सिटीजन से इलेक्ट किए जाते हैं। और ये इलेक्शन कब होते हैं? हर 5 सालों में। कितना पीरियड होता है? एवरी 5 ईयर। हर 5 सालों में इलेक्शन होते हैं, वोटिंग की जाती है। जो इंडियन सिटीजन होते हैं वो लोग मेंबर चूज करते हैं लोकसभा के। इट इज़ डन थ्रू जनरल इलेक्शंस दैट आर कंडक्टेड अक्रॉस द कंट्री थ्रू डिफरेंट फेजेस। आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब हमारी कंट्री इतनी बड़ी है तो उसको डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया है, और कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉपुलेशन के बेसिस पे की जाती है। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई, सुवांसरा क्षेत्र हो गया, मंदसौर क्षेत्र हो गया, भानपुरा क्षेत्र हो गया। ठीक है। ऐसे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती है जहाँ पर इलेक्शन होते हैं। एंड पीपल वोट फॉर द रिप्रेजेंटेटिव इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। फिर पीपल जो होते हैं वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं और अपने अकॉर्डिंग उन्हें वोट देते हैं। वन हु गेट्स मैक्सिमम वोट इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी विंस एंड बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत जाती है और वो बन जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। कहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने? लोकसभा के, क्योंकि लोकसभा के चुनाव डायरेक्टली होते हैं। ठीक है। तो वो बन गए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिर जब मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्ट पीपल ऑफ राज्यसभा फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। और जो राज्यसभा के मेंबर बनते हैं उन्हें कौन चूज़ करता है? एमएलएस। जो विधायक होते हैं, जिस स्टेट के जितने भी विधायक होंगे, जिनकी रूलिंग पार्टी होती है, वो लोग मिलकर फिर अपने स्टेट का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के लिए चुनते हैं। ठीक है। बोथ हाउस, जो राज्यसभा लोकसभा, दोनों हाउसेस के अपने अपने फंक्शंस होते हैं, अपने फीचर्स होते हैं, और उनके पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी सेट की हुई रहती है। दोनों मिलकर इंडियन पार्लियामेंट को बनाते हैं। तो हम अब इनके फंक्शंस देखेंगे कि इंडियन पार्लियामेंट के फंक्शन क्या है। फर्स्ट होता है फॉर्मिंग द गवर्नमेंट एट द सेंटर। पार्लियामेंट इंक्लूड प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि पार्लियामेंट में तीनों होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। जो कैंडिडेट्स इलेक्शन में कंटेस्ट होते हैं वो लोग किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं। जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी होगी बीजेपी, उससे एक कैंडिडेट खड़े हुए। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हो गई कांग्रेस, एक वहाँ से खड़े हुए। तीसरी हो गई आम आदमी पार्टी, एक वहाँ से खड़े हुए। निर्दलीय पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई। ऐसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है ना, आप सुने होंगे आप लोगों ने। हर एक पार्टी अपना अपना कैंडिडेट चूज़ करके उसे खड़ा करती है इलेक्शन में। Once Lok Sabha elections are over, votes are counted in every constituency to know who attend the maximum votes.
जब इलेक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर काउंटिंग होती है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट्स काउंट किए जाते हैं और देखा जाता है कि मैक्सिमम वोट किसे मिले हैं। जो कैंडिडेट जीत जाता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो बन जाता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अभी हाल ही में हमारे यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थे सुवासरा, वहाँ से बीजेपी के जो कैंडिडेट थे हरदीप सिंह जी डंग, वो जीत गए। तो रूलिंग पार्टी किसकी बन गई? बीजेपी की, क्योंकि वो बीजेपी के कैंडिडेट थे। ठीक है, सब काउंटिंग, आफ्टर काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड डिसीजन ऑफ एमपीज फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड टू सी हाउ मेनी एमपीज बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टीज। जब काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो एमपीज होते हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, उनकी लिस्ट बनाई जाती है कि कितने एमपीज किस कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते थे। द पार्टी दैट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज फॉर्म द गवर्नमेंट। फिर जिस पार्टी के एमपीज ज़्यादा इलेक्ट होते हैं वो पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है। 552 सीट्स होती है लोकसभा में, जिसमें से 550 तो ओपन इलेक्शन से इलेक्ट किए जाते हैं और जो 2% होते हैं वो एंग्लो इंडियंस होते हैं, मीन्स जो ब्रिटिशर्स के वंशज रह गए हैं उन्हें भी सीट्स दी जाती है, वो प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेटेड होते हैं। ओके, सो जो विनिंग पार्टी होती है जिसको सबसे ज़्यादा वोटिंग मिलती है वो उसकी गवर्नमेंट बन जाती है और उसे रूलिंग पार्टी कहा जाता है। और जो अदर पार्टीज़ होती है जो कि ऑपोज करती है वो बन जाती है ऑपोजिशन पार्टी, जिसे भी मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं, लेकिन मतलब जो रूलिंग पार्टी हुई उससे कम मिलते हैं, तो वो ऑपोजिशन पार्टी हो जाती है, जैसे कि कांग्रेस। सॉरी, सो जो ऑपोजिशन चूजेज इट्स ऑफिशियल लीडर, जो ऑपोजिशन होते हैं वो अपना एक लीडर चुनते हैं और वो ऑपोजिशन लीडर जो की ऑफिशियल में अपॉइंट किए जाते हैं वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट उनका रहता है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि एक क्लियर मेजोरिटी नहीं आती है। मीन्स जैसे 552 सीट्स थी हमारी, मतलब 550 सीट्स में ओपन इलेक्शंस हुए, तो उसमें से जिसके पास 272 सीट्स मिल गई, जिससे मीन्स हाफ ऑफ द टोटल सीट्स, मिनिमम हाफ ऑफ द टोटल सीट्स मिलना ज़रूरी होता है जीतने के लिए। तो 550 में से 272 सीट्स अगर किसी ने जीत ली है तो वो रूलिंग पार्टी हो जाती है। और उसके अलावा जैसे मैक्सिमम सीट्स मिलती है वो होती है ऑपोजिशन पार्टी। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है। अगर 272 सीट्स किसी नहीं मिली किसी को भी, तो उस सिनेरियो में क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जो लोग एक दूसरे के साथ अपना हैंड जॉइन कर सकती है, मीन्स वो लोग साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, तो फिर वो अपने सीट्स भी दूसरी पार्टी को दे देते हैं, वो लोग साथ में टाई अप कर लेते हैं। तो उस टाइप की जब गवर्नमेंट बनती है तो उसे कहा जाता है कॉलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी भी पार्टी को 272 सीट्स नहीं मिलती है, तो कोई दो पार्टी मिलकर अपनी सीट्स एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, तो फिर वो 272 हो जाती है। तो फिर वो टाइप की जब गवर्नमेंट बनती है तो उसे कहा जाता है कॉलिशन गवर्नमेंट। इनका फंक्शन क्या होता है? वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का मेजर फंक्शन क्या होता है? टू फॉर्म द एग्जीक्यूटिव, दैट इज़ द विंग दैट वर्क्स टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव बनाना मीन्स जो लॉज इम्प्लीमेंट हुए हैं उन्हें एग्जीक्यूट करना। प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड फ्रॉम रूलिंग पार्टी हु फॉर्म्स अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन इलेक्ट करते हैं? जो रूलिंग पार्टी होते हैं, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं, उनके हेड होते हैं। और वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स बनाते हैं, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर हो गया, रोडवेज सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, ऐसे अलग अलग सेक्टर्स बनाते। वो उस सेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर एक मिनिस्टर बनाते हैं, उन्हें दे देते हैं। इस तरह से गवर्नमेंट पूरी प्रॉपर फंक्शनिंग होती है। फिर अदर हाउस जो हो गया पार्लियामेंट का, वो होता है अपर हाउस या राज्यसभा जिसे हम कहते हैं। राज्यसभा एक स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर 250 सीट्स होती है, जिसमें से 238 जो होते हैं वो एमएलएस के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, और जो 12 मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, फिर दोनों हाउस और प्रेसिडेंट मिलकर इंडियन पार्लियामेंट को बनाते हैं। सेकंड फंक्शन हो गया गाइडिंग एंड कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को गाइड करना, उससे कंट्रोल करना। ये सबसे बड़ा फंक्शन होता है कि गाइड और कंट्रोल वाला। ये क्रिटिकल फंक्शन होता है पार्लियामेंट का। क्यों? क्योंकि आपको गवर्नमेंट के ऊपर नज़र रखनी रहती है कि गवर्नमेंट ठीक से फंक्शन कर रही है कि नहीं।
एक सेशन होता है लोकसभा में जहाँ पर एक क्वेश्चन आ रखा जाता है। बहुत बार अगर आप लोगों ने न्यूज़ देखी हो अपने पेरेंट्स के साथ तो उसमें बताता है, लोकसभा का सेशन में बताते हैं, राज्यसभा का भी बताते हैं, जहाँ पर अगर कोई भी लॉज बनाए जाते हैं तो पहले वहाँ पर उसे डिस्कस किया जाता है कि ये सही है या नहीं है, ये अच्छे से वर्क करेगा कि नहीं। उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ रखा जाता है कि जो ऑपोजिशन पार्टी होती है वो लोग क्वेश्चनिंग करती है कि रूलिंग जो पार्टी है वो ठीक से फंक्शन कर रही कि नहीं, उन्हें क्रिटिसाइज़ करती है। ये सब कुछ वहाँ पर उस समय होता है। जो एमपीज़ हम लोग चूज़ करते हैं वो लोग वहाँ पर हमें रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे जो ओपिनियंस होते हैं वो लोग वहाँ पर जाकर शेयर करते हैं। तो एक सेशन होता है लोकसभा में, ठीक है। वहाँ पर क्वेश्चनिंग्स होती है, ड्रॉबैक्स जो हैं रूलिंग पार्टी के, कोई लॉज बनाया है अगर तो उसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे, वो ठीक से वर्क करेगा या नहीं, जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं वो रेगुलर ठीक से हो रही कि नहीं गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये सारा चीज़ वहाँ पर डिस्कस किया जाता है। और फिर थर्ड फंक्शन होता है लॉज बनाना, मेकिंग लॉज। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज टू मेक एंड पास लॉज दैट रन इन द एंटायर कंट्री। बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा के अंदर, वहाँ पर उसे अच्छे से डिस्कस किया जाता है। फिर जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उसे रिव्यू करते हैं। मीन्स लोकसभा में बिल बन गया, वहाँ पे उसके ऊपर डिस्कशन हो गया, उसके बाद उस बिल को राज्यसभा में भेज दिया जाता है। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो उसे रिव्यू करते हैं और कुछ उसमें चेंजेस करने होते हैं तो वो सजेशंस देते हैं उस बिल के ऊपर। फिर वो बिल फिर से लोकसभा में सेंड किया जाता है। उसके बाद वो फिर इम्प्लीमेंट होता है, एग्जीक्यूट होता है। मीन्स अगर कोई भी बिल बनना है तो वो लोकसभा राज्यसभा दोनों में मिलकर बनेगा, ठीक है, उसके बाद ही वो पास होता है।